Good evening students. Now we start our new chapter 4 भौतिक राशि। ये शुद्ध गतिकी का भाग है। ये भौतिक राशि जो चैप्टर है ये आपका शुद्ध गतिकी करके एक यूनिट है, जिसी का एक पार्ट है। तो भौतिक राशि हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना है कि भौतिक राशि क्या होती है। तो भौतिक राशि को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है, यानी जिनके परिमाण को बताया जा सकता है, जिनकी दिशा को बताया जा सकता है, जिनकी मात्रा को बताया जा सकता है, उनको हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो अगर हम भौतिक राशियों की बात करते हैं तो भौतिक राशि की जो डेफिनेशन हम लिखेंगे वो डेफिनेशन क्या लिखते हैं, ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब जब हम भौतिक राशियों को डिवाइड करने की बात करते हैं, भौतिक राशियों को जब हम क्लासिफाइड करने की बात करते हैं कि भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती है, तो यहाँ पर मुख्यतया जो भौतिक राशियों को बांटा गया है वो दो भौतिक राशियों में बांटा गया है, अदिश राशि और सदिश राशि। लेकिन साथ में एक तीसरी राशि भी होती है, प्रदिश राशि, जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज हमें होना चाहिए। तो अभी बेसिकली जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर हम अदिश राशि के बारे में बात करेंगे। तो अदिश और सदिश के बारे में बात करेंगे। तो भौतिक राशि को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अदिश राशि, इसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, और एक होती है सदिश राशि, इसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो अब यहाँ पर अदिश और सदिश को हमें डिफाइन करना है कि अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं। छोटी क्लासेस में 10th क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, और वहाँ जनरली सिर्फ इतना सा पढ़ा होगा कि अदिश राशियाँ वो होती हैं जो सिर्फ परिमाण को दिखाती हैं, जो सिर्फ मात्रा को बताती हैं, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जबकि सदिश राशियां वो होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान कराती हैं, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। ओके, तो ये आप लोग पढ़ के आए हैं, तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे क्लास के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करेंगे। कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश राशि की। तो जब हम अदिश राशि की बात करते हैं तो अदिश राशि, अदिश राशि कौन, जिसका केवल परिमाण ज्ञात होता है। पहली चीज मैं आपको शॉर्ट में एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, अपनी जो कॉपी में नोट्स हैं वो पूरी डेफिनेशन से आपको यहां मिलेंगी, लेकिन हम एक एक पॉइंट पे चल रहे हैं। तो अदिश कौन, जिसका केवल परिमाण ज्ञात होता है, जिसकी केवल मात्रा ज्ञात होती है, वो अदिश कहलाती है। दूसरी चीज, यह सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन करती है, यानी अदिश राशियों को आप आसानी से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, यानी वो सारी गणितीय संक्रियाएं आप अदिश राशियों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सामान्य बीजगणित का पालन करती है। ओके, अब अगर हम इसके उदाहरणों की बात करते हैं तो क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके। द्रव्यमान, लंबाई, दूरी,
चाल, घनत्व, दाब और भी बहुत सारे। तो ये सारी की सारी राशियां, जितनी भी ये राशियां हैं, ये सिर्फ आपको परिमाण बताएंगी, ये सिर्फ आपको मात्रा बताएंगी और साथ के साथ ये सदिश बीजगणित के नियमों का भी पालन करेंगी। तो इन राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि ऐसी राशियां जो केवल मात्रा बताए, दूसरा जो सिर्फ सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन करे, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। गॉट इट? ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वांटिटी की, सदिश राशि। सदिश राशि, सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिनमें आपको परिमाण भी मिलेगा और परिमाण के साथ साथ आपको क्या मिलेगी, दिशा भी मिलेगी, ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, यह अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हमने अदिश राशियों की बात की थी, तो अदिश राशियों के अंदर हमने ये कहा था कि इन राशियों को आप सामान्य रूप से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, अर्थात ये सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन करती है। लेकिन सदिश राशियों को आप सामान्य बीजगणित के आधार पर जोड़, बाकी गुणा, भाग नहीं कर सकते। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, करंट, धारा। देखिएगा, अगर हम धारा को सामान्य डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि धारा की दिशा होती है या नहीं होती है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, धारा की दिशा होती है या नहीं होती है? तो आपका आंसर क्या होगा, धारा की दिशा होती है, डेफिनेटली होती है। और कहां से कहां तक होती है, प्लस से माइनस। तो यानी जो धारा किसी भी परिपथ में प्रवाहित होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है। ठीक है, बोल दिया हमने कि धारा की दिशा होती है। अब धारा की दिशा होती है तो धारा का परिमाण भी होता है। जैसे हमने कहा कि किसी परिपथ के अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका परिमाण भी हो गया, दैट मीन्स I इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तो यहां पर अगर मैं सदिश की परिभाषा को काम में लेता हूं, तो आपके अकॉर्डिंग आप धारा को क्या मानेंगे, सदिश। क्यों? क्योंकि उसके पास परिमाण भी है, उसके पास दिशा भी है। लेकिन धारा वास्तविकता में कौन सी राशि है? धारा वास्तविकता में एक अदिश राशि है। अब उसका रीजन क्या है, देखिएगा। हमने कहा कि हमारे पास में एक जंक्शन है, एक जंक्शन का मतलब एक बिंदु है, एक परिपथ बिंदु है। इस परिपथ बिंदु पे बहुत सारे वायर्स आकर जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं या जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, या यूं कह सकते हैं कि पोल है, यहां पर एक लाइट का पोल है, बिजली का पोल है, खंबा है बिजली का, यहां लिख देते हैं हम लाइट पोल। ठीक है, तो अब यहां पर होता क्या है कि यहां पर सपोज इस खंबे के पास में जो आपका ट्रांसफॉर्मर है, ये क्या है यहां पर, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर से इस खंबे के पास में जो करंट आ रही है वो आ रही है सपोज 50 एम्पियर। कितनी आ रही है? 50 एम्पियर।
ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मर इस खंबे को करंट दे रहा है 50 एम्पियर, और ये 50 एम्पियर करंट इस खंबे के द्वारा विभिन्न तारों में क्या हो रही है, विभक्त हो रही है। इधर 5 एम्पियर चली गई, इधर 15 एम्पियर चली गई, इधर 10 एम्पियर चली गई, इधर 6 एम्पियर चली गई, इधर 14 एम्पियर चली गई। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, अलग अलग तारों में विभक्त हो रही है। और जब ये अलग अलग तारों में विभक्त हो रही है, देन डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो 50 एम्पियर करंट है, इस 50 एम्पियर करंट के टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इसके टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर दिए। वापस आप इसे ऐड करोगे तो 5, 15, 20, 10, 30, 6, 36 और 14, 50। तो इन सबको जब आपने वापस ऐड किया तो ऐड करने पर टोटल करंट कितना आया, 50 एम्पियर। तो क्या किया आपने, इसको ब्रेक भी सामान्य बीजगणित के हिसाब से किया और वापस सम्मिलित भी सामान्य बीजगणित के हिसाब से किया। इस वजह से हम करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती, ये सिर्फ सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती है। ठीक है, और सदिश बीजगणित के नियम क्या होते हैं, इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हमें इतना सा ध्यान रखना है कि जो सदिश राशियां होती है ये सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती हैं, यह केवल सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो जैसे एग्जाम्पल में सबसे पहला हमने लिया विस्थापन, फिर हमने लिया वेग, फिर हमने लिया त्वरण, फिर हमने लिया बल। ये सारी की सारी कौन सी राशियां हैं, ये सब सदिश राशियां हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और ये सदिश बीजगणित के नियमों का पालन भी करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो ये है कि परिमाण और दिशा तो हो, लेकिन वो साथ साथ सदिश बीजगणित के नियमों का पालन भी करनी चाहिए। तो ऐसी राशियों को ही हम कौन सी राशि कहेंगे, सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, आगे यहां तक की बात समझ में? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अब कोई राशि सदिश है या अदिश। ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं, याद भी हो जाएगा, एग्जाम्पल्स भी याद हैं, तो उसके आधार पर हम बोल सकते हैं सदिश अदिश। लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उन्हें प्रदर्शित करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो किसी भी सदिश राशि को प्रदर्शित करने हेतु हम तीर के चिन्ह का उपयोग करते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो किसी भी सदिश राशि का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन एक तीर के चिन्ह के द्वारा होता है। इस तीर के चिन्ह के दो भाग होते हैं, इसको तो बोलते हैं शीर्ष या फिर एरोहेड, और इसको बोलते हैं पूंछ, टेल। अब यहां पर जब हमने ये कहा कि हम सदिश को प्रदर्शित करने हेतु तीर का चिन्ह काम में ले रहे हैं, और तीर के चिन्ह को हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक भाग तो हमने शीर्ष ले लिया, एक भाग हमने टेल ले ली। तो अब ये शीर्ष और टेल काम में क्या आते हैं? तो अगर हम शीर्ष की बात करते हैं तो शीर्ष हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, दिशा को, डायरेक्शन। शीर्ष सदैव किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। यानी जिधर की ओर इसका सिर होगा, जिधर की ओर इसका फेस होगा, इसका मतलब उस सदिश की दिशा उस ओर है। और इस तीर की जो ये लंबाई है, ये पूंछ है, ये पूंछ किसको रिप्रेजेंट करती है, परिमाण को। मैग्नीट्यूड को। जितनी लंबी ये पूंछ होगी उतना ज्यादा सदिश का परिमाण होगा, उतना ज्यादा सदिश की मात्रा होगी, उतना ज्यादा सदिश का मान होगा। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, दो बल हैं, एक बल है 5 न्यूटन और एक बल है 10 न्यूटन।
ठीक है, और दोनों पूर्व दिशा में लग रहे हैं। दो बल ले लिया हमने, कौन कौन से? एक बल तो ले लिया आपने 5 न्यूटन, एक बल ले लिया आपने 10 न्यूटन, और दोनों के दोनों कौन सी दिशा में लग रहे हैं? पूर्व दिशा में। इनको रिप्रेजेंट कीजिए, इनको दर्शाइए। कैसे दर्शाएंगे? तो दर्शाने का तरीका क्या रहेगा? ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका F2। दोनों की डायरेक्शंस अगर आप देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम है इस डायरेक्शन, लेकिन अगर आप इनके टेल की लेंथ देखेंगे तो इसके इस टेल की लेंथ कम है और इसके टेल की लेंथ ज्यादा है। तो ये जो लेंथ ज्यादा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ज्यादा परिमाण को। और ये जो लेंथ कम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कम परिमाण को। तो किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने हेतु, उसके रिप्रेजेंटेशन को करने हेतु हम तीर के चिन्ह का उपयोग करते हैं, और तीर के चिन्ह के अंदर दो भाग होते हैं। एक भाग जो उसका शीर्ष होता है, उसका सिर होता है, वो दिशा को प्रदर्शित करता है, और दूसरा भाग जो उसका पूंछ होती है, टेल होती है, वो परिमाण को प्रदर्शित करती है। ओके, तो ये आपके सदिशों का निरूपण। अब हम बात करते हैं सदिशों के प्रकार की। सदिशों को मुख्य रूप से हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। वैसे सदिशों के और भी प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम दो भागों में से तोड़ सकते हैं। एक तो होता है आपका ध्रुवीय सदिश, दैट इज पोलर वेक्टर, और एक होता है आपका अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर। जब हम ध्रुवीय सदिश की बात करते हैं तो ध्रुवीय मतलब पोलर, पोलर में से सिर्फ ये ले लेते हैं, पोल। पोल का मतलब क्या होता है? सिंपल एक ध्रुव, ध्रुव का मतलब एक बिंदु, यानी ऐसे सदिश जो किसी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं, वो सदिश कौन से सदिश कहलाते हैं? ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। प्रारंभिक बिंदु एक निश्चित बिंदु होना चाहिए, प्रारंभिक बिंदु एक ध्रुव होना चाहिए, प्रारंभिक बिंदु एक मूल बिंदु होना चाहिए। तो फिर ऐसे सदिश कौन से सदिश कहलाते हैं? ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं, जिनका प्रारंभ आपको पता हो। वो सदिश कौन से सदिश कहलाते हैं? ध्रुवीय सदिश। जैसे विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक। प्रारंभिक आपको पता है, अंतिम वो कहीं भी जा सकता है। वेग, वेग में आपको पता है इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग कितना था, अंतिम कितना, तो प्रारंभिक आपको पता है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि ध्रुवीय सदिश वो सदिश होते हैं जो किसी रेखा के अनुदिश हो और जिसमें प्रारंभिक बिंदु हो। तो यहां ध्रुवीय सदिश को अगर हम डिफाइन करते हैं तो किसी दो चीजें निकालते हैं हम इसके अंदर। एक तो किसी रेखा के अनुदिश हो, और दूसरा जिसके प्रारंभिक बिंदु का ज्ञान हो, वो ध्रुवीय सदिश कहलाता है। जैसे विस्थापन की हम बात करते हैं, ये तो ये O क्या है आपका? ये है प्रारंभिक बिंदु। तो ये OA क्या कहलाएगा? ध्रुवीय सदिश। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं जैसे विस्थापन आप ले सकते हैं ध्रुवीय सदिश के रूप में, आप बल ले सकते हैं, आप रेखीय संवेग ले सकते हैं। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब आपके ध्रुवीय सदिश के उदाहरण। ठीक है, तो ये ध्रुवीय सदिश हो गया, यानी जिसका प्रारंभ एक निश्चित बिंदु से होता है और जो एक सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा के अनुदिश होता है, उसे हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो सदिशों का दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है अक्षीय सदिश। दैट इज एक्सियल वेक्टर। अक्षीय सदिश का मतलब क्या? ऐसे सदिश राशियां, ऐसी सदिश राशियां जो किसी अक्ष के अनुदिश अपनी गति को रखती है, अक्ष के अनुदिश घूर्णन करती है, अक्ष के अनुदिश अपना वेग रखती है, ऐसी सदिश राशियों को हम अक्षीय सदिश राशियां कहते हैं। अब जब कोई राशि घूमेगी तो आप क्या घूमती हुई वस्तु की लंबाई नाप सकते हो क्या? जैसे हमने कहा कि एक वस्तु यहां से और वहां गई तो ये रेखीय दूरी हो गई, ये तो आप नाप सकते हो। लेकिन अगर वस्तु घूम रही है तो फिर आपको उसकी लंबाई की जगह क्या देखना पड़ेगा? उसका कोणीय विस्थापन देखना पड़ेगा, आपको उसका एंगल देखना पड़ेगा कि उसने कितने एंगल पर अपने आप को घुमाया, वो एंगल आपको मेजर करना पड़ेगा। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि अक्षीय सदिश की जब हम बात करते हैं तो ऐसी राशियां जो किसी अक्ष के अनुदिश होती है अक्षीय राशियां कहलाती है। अब जब ये अक्ष के अनुदिश होगी, घूमेगी, तो डेफिनेटली इनका कुछ ना कुछ कोण होगा। तो जब हम इनका एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जाम्पल में वो सारी राशियां लिख देते हैं जो कोणों पर आधारित होती हैं। जैसे कोणीय विस्थापन हो गया, कोणीय वेग हो गया, कोणीय त्वरण हो गया, बलाघूर्ण हो गया। तो ये सारी की सारी राशियां किसके अंदर आ जाती हैं? ये सारी की सारी राशियां अक्षीय सदिश के अंदर आ जाती हैं, एक्सियल वेक्टर के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका अक्षीय सदिश होता है। अब सदिश से संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था कि सदिशों के अन्य रूप भी होते हैं। तो सदिश से संबंधित कुछ अन्य परिभाषा, इसमें सबसे पहली परिभाषा जो हम उठाते हैं वो उठाते हैं तुल्य या समान सदिश। तुल्य या अब तुल्य या समान सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश जो दिशा में और परिमाण में दोनों में समान हैं, तो वो सदिश कौन से सदिश कहलाते हैं? तुल्य या समान सदिश। दिशा भी समान हो और परिमाण भी समान हो, उनकी लंबाई भी समान हो, तो ऐसे सदिशों को हम तुल्य या फिर समान सदिश कहते हैं। ठीक है, तो ये तुल्य या समान सदिश। दूसरे कहलाते हैं आपके असमान सदिश। अब असमान सदिश की तीन कंडीशंस हो सकती हैं। असमान सदिश जिनमें परिमाण समान ना हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो जिनमें परिमाण समान ना हो, दिशा समान हो, असमान है। जिनमें दिशा समान ना हो, परिमाण समान है, असमान है। जिनमें दोनों ही असमान है, वो भी असमान है। तो कहने का मतलब क्या है कि दिशा समान लेकिन परिमाण समान नहीं है, तो ये कौन से सदिश हैं? असमान। परिमाण समान लेकिन दिशा समान नहीं है, तो ये सदिश भी कौन से हो गए? असमान। ठीक है, और दिशा और परिमाण दोनों ही असमान, तो ये कौन से सदिश हो गए? वापस असमान। तो कहने का मतलब असमान सदिश की तीन कंडीशंस होती हैं, जिनके अंदर परिमाण समान ना हो, दिशा समान हो, जिनके अंदर दिशा समान ना हो, परिमाण समान हो, और जिसके अंदर तीनों ही समान हो, तो वो सब किसके अंदर आते हैं? असमान सदिशों के अंदर आते हैं।
ठीक है। तीसरा सदिश आता है आपका विपरीत सदिश। अब विपरीत सदिश क्या होता है? जो परिमाण में तो समान हो लेकिन दिशा में विपरीत हो। परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a इक्वल्स टू माइनस बी। भाई परिमाण में तो समान है इसलिए ये बराबर है, लेकिन अगर मैं दिशा की बात करूं तो फिर यहां क्या चिन्ह लगाना पड़ेगा? माइनस। माइनस किसको प्रदर्शित करेगा? विपरीत को, अपोजिट को। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस बी। तो इसको हम बोलते हैं विपरीत सदिश। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट सदिश है ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मजा आएगा खूब पढ़ने में। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।